अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस लॉज एंड जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। ये सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 हीट से इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा चैप्टर नंबर 11 का। हमारा चैनल नासिर इलियास के नाम से सब्सक्राइब कराएं फिज़िक्स के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ हमारा क्या कहता है? बॉयज़ लॉ हमारा कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम हमारे पास जो किसी भी गैस का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के, जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जबकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि P मल्टीप्लाई बाई V बराबर हो गया कांस्टेंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। If pressure of a given mass of a gas is changed from P1 to P2 at a constant temperature, temperature constant है, so that its volume changes from V1 to V2, then according to Boyle's law, initial condition पे pressure P1 है, volume V1 है, फाइनल कंडीशन पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो ये दोनों कांस्टेंट के बराबर होंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट PV का ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो है, ये एक अलग कांस्टेंट है। यानी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, उसका शुरू में प्रेशर कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, दोनों का जो मल्टीपल आएगा वही एंड के प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल आएगा। अगर हम इनके दरमियान ग्राफ बनाए, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, ये प्रेशर आपका बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। अच्छा, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू एम पीवी अपॉन एम। है ठीक है जी, चार्ल्स लॉ हमारे पास किस किस के दरमियान रिलेशन है? हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर एब्सोल्यूट के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे पिस्टन मूवेबल होता है, ये ऊपर की तरफ मूव होगा, जिससे आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा।
आपस में कांस्टेंट है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं हो रहा, पी वी अपॉन टी बराबर हो गया कांस्टेंट के। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आर आता है, पी वी अपॉन टी बराबर हो गया आर के। आर इज द जनरल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है देखते हैं। अगर हम एन मोल्स के लिए बात करें तो पी वी मल्टीप्लाई बाय एन आर मल्टीप्लाई बाय टी। आर कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.313 जूल पर मोल केल्विन। ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन होती है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये है हमारी जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है जी। अब हमारे पास एक और छोटी सी डेरिवेशन है जो हमारे काम आएगी। P इज इक्वल टू एन वी के टी, पी इज इक्वल टू एन वी के टी, ठीक है। P क्या है प्रेशर है, एन वी क्या है डिस्कस करेंगे, K क्या है डिस्कस करेंगे, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक मोल के लिए जो होती है उसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मैथमेटिकली कहते हैं आर अपॉन एन ए। आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एन ए क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, वेयर एन ए इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ अ गैस। एक मोल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद को अवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.025 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यानी के बराबर आ गया, आर की जगह 8.313 लिखा और एन ए की जगह 6.025 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 लिखा, तो के बराबर आ रहा है 1.38 एक्सपोनेंट 10 की पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। ये आ गया के, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखें, अगर हम यहाँ से आर निकालना चाहें तो आर बराबर हो जाता है एन ए मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है जी, ये आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको जनरल गैस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी बराबर है एन आर टी के। तो अब हमने क्या कहा, आर की जगह हमारे पास क्या पुट हो जाएगा, आर की जगह हमारे पास पुट हो जाएगा क्या बेटा पुट हो रहा है, आर की जगह हमने यहाँ पे पुट करा दिया क्या, एन ए मल्टीप्लाई बाई के। अच्छा, अब हमारे पास n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन ए क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ अ गैस। n मल्टीप्लाई बाय एन ए बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मोल ऑफ अ गैस या इन टोटल गैस, पूरी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो हमारे पास पी वी किसके बराबर आ गया, एन के टी, एन के टी, ये आ गया एन के टी। अच्छा, अब हमने पी को डिवाइड रखा, वी को डिवाइड में भेजा, एन अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई के टी। अच्छा जी, एन अपॉन वी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिप्रेजेंटेड बाई एन वी। अच्छा, एक 1 मीटर क्यूब गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद को एन वी कहते हैं। पी होता है प्रेशर, एन वी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ अ गैस, के कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी। अब हमारे पास फर्क आता है कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस हमारे पास एक ऐसी गैस होती है जो तमाम गैसेस लॉज को किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती है। दिस इज द आइडियल गैस ना। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल कंडीशंस। रियल गैस की बात करते हैं, इसका एमसीक्यूज 2021 के पेपर में भी पूछा था। रियल गैस हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी गैस होती है जो तमाम गैसेस लॉज को ओबे करती है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हमारे पास कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड बन जाती है, ठीक है जी। अच्छा, और सिर्फ लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर पे हमारे पास होगी, हाई प्रेशर पे किसी भी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही हमारे पास कोई भी गैस ओबे करेगी गैसेस लॉ को, अदरवाइज वो नहीं करेगी। दिस इज द रियल गैस, ये कहलाती है रियल गैस और परमानेंट गैस, ठीक है। अब हम कुछ सवालात करेंगे, 5-6 सवालात हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। पहला सवाल 2003 का बॉयज लॉ की मदद से होगा। सवाल क्या है, सवाल को हमने पहले क्या करने से पहले डाटा बनाते हैं। डाटा क्या बनेगा इसका बेटा, इसका बना लेते हैं डाटा। इसका हो जाता है डाटा, क्या होगा भैया इसका डाटा ज़रा देखते हैं, ठीक है। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 110 लीटर्स, यानी कि एक एयर स्टोरेज टैंक का वॉल्यूम है 110 लीटर, ये हो गया 110 लीटर्स, ठीक है जी। ये हो गया 110 लीटर, आपने लिख दिया इसको, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी लिखने में पेट से ख़राब हो रही है, लेकिन
ठीक है जी। M2 माइनस M1 कैलकुलेट करना। और क्या क्या गिवन है कि इसका प्रेशर बढ़ के कितना हो जाए, 15 से बढ़ के कितना हो गया, 18 ATM। इसका हमारे पास हो गया 18 ATM प्रेशर बढ़ने के बाद हो गया 18 ATM। ठीक है जी, ये हो गया 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। सही है जी। अच्छा, अब ये बताएं कि वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम कोई ना छोटा होता ना बड़ा होता, तो इसका वॉल्यूम V2 कितना है, वही है 110 लीटर। तो हमारे पास ये हो गया 110 लीटर, ये है 110 लीटर ही रहा। तो इसके ना वॉल्यूम में तब चेंजिंग कोई नहीं आ रही। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका वही रहा 110 लीटर। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने बॉयज़ लॉ के अंदर सबसे पहले एक कंडीशन बनाई थी कि मास से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बना था, वो फार्मूला बना था P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2। P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2। ये हमारे पास फार्मूलाज बने थे इसके। ठीक है जी, P2V2 अपॉन M2। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया भाई। ठीक है, प्रेशर कितना है पहले, P1 कितना है 15, V1 कितना है 110। ठीक है, ये हो गया P1 मल्टीप्लाई बाई 110, 110 लिख दिया। ठीक है, M1 कितना हो गया, 2 आ गया, ये आ गया 2 इज इक्वल टू P2 कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 110 ही रहा, 18 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई M2 की जगह हमने छोड़ दी ऐसे ही। अब इसको आप कैलकुलेट करके बताएं कि M2 कितना आता है। M2 के लिए 110 से 110 काट दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 M2 इज इक्वल टू 36, 15 M2 इज इक्वल टू 36 आ गया, 15 M2 इज इक्वल टू 36 आ गया। ठीक है जी, 15 M2 बराबर आ गया 36 के, M2 बराबर आ गया 2.4 kg, M2 बराबर आ गया 2.4 kg। ठीक है जी, ये निकला M2 2.4 kg के। अच्छा जी, अब हमारे पास M2 माइनस M1 कितना हो गया, M2 माइनस M1 हमारे पास जब निकाला M2 माइनस M1 तो ये आ गया 0.4 kg, यही इसका आंसर है। ठीक है जी, ये आ गया 0.4 kg, ये इसका आंसर है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस। इसका डाटा बनाते हैं हम, सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। डाटा इसका क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस, अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस। तो हमारे पास एक मोल में कितना लिख दिया है, अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस, एन हो गया 1। अच्छा, एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो गया इसमें 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस को आपने, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन में हमारा टेम्परेचर होता है किसके अंदर, केल्विन के अंदर एब्सोलूट टेम्परेचर होता है। तो 273 इसके अंदर जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन इसका हो गया टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर भी हो गया ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक। अच्छा, प्रेशर कितना हो गया 1 ATM। 1 ATM को अब आपको कन्वर्ट करना होगा, 1 ATM को आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 ATM की वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली। अगर 2 ATM होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ATM। 1 ATM कितना हो गया 1.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5, 1.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास 1 ATM हो गया। सही है जी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आर की वैल्यू शायद गिवन है 8.313 जूल पर मोल केल्विन, ये आ गया 8.313 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है जी, सही है, ये आ गया हमारे पास आर जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जनरल गैस इक्वेशन लगानी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और आपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा के v निकालना है। शायद इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी, v निकालना है तो v को आपने अलग किया, v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, एन आर टी अपॉन पी हो गया बेटा ये। सही है जी, अब क्या हो गया आपके पास, ये तमाम वैल्यूज़ पुट करके ये आंसर निकाल लो, आंसर यही आएगा भाई। ठीक है जी, ये हो जाता है। अगला सवाल 1991 में आता है, 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस। तो n कितना हो गया हमारे पास, n हो गया 1 ग्राम मोल, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया जा रहा है 24.93 मीटर क्यूब, 24.93 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम इसमें। ठीक है जी,
ये आ गया 24.93 मीटर क्यूब, जबकि प्रेशर कितना दिया जा रहा है इसमें 500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब नहीं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन सेंटीग्रेड, हमें मालूम करना है टेम्परेचर। टेम्परेचर मालूम करना है, टेम्परेचर आएगा केल्विन में, केल्विन में आएगा, आपको इसको मालूम करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है जी, जबकि आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर की वैल्यू वही है जो थी 8.313 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, 8.313 जूल पर मोल केल्विन, सही है जी, ये हो गया। ये हमारे पास आ गया जूल पर मोल केल्विन, ये हमारे पास आ गया आर। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, अब इसमें हम इसका सॉल्यूशन में वही फार्मूला लगाएंगे, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी लगाते हुए आपने टी निकाल लेना है। टी निकाल के टी आपका निकलेगा केल्विन में। ठीक है, टी निकलेगा, जो भी निकला वो आएगा केल्विन के अंदर। अब केल्विन से सेल्सियस में लाने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें से 273 को माइनस करवा देंगे, माइनस कर देंगे 273, तो आपका केल्विन में लाने के लिए 273 ऐड होता है, केल्विन में डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए आपने 273 में से माइनस, इसमें से 273 माइनस किया, तो आपका आंसर मेरे ख्याल से यही आ जाएगा। ठीक है, ये 91 का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाता है 2008 सप्ली, चौथा सवाल हमारा। सवाल क्या है, पहले पढ़ते हैं। एन एयर इज फिल्ड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सील्ड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसको सील किया जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसको हम इसको सील कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी इनिशियली प्रेशर कितना हो गया 1 ATM, इनिशियल प्रेशर हो गया 1 ATM, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 ATM इनिशियल, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर, और टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्डली 0 केल्विन या 273 केल्विन होता है। ठीक है, हमने ले लिया 273, 0 केल्विन नहीं लिखेंगे वरना इक्वेशन हमारे पास जो है 0 बन जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास अब ये कहते हैं इसको हम गर्म करते हैं कहाँ तक, 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 300 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन हो जाता है। ठीक है, इसको हम 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो कितना हो जाता है भाई, गर्म करने के बाद इसको केल्विन में लाएंगे तो 573 हो जाएगा। ठीक है, 273 ऐड करेंगे तो 573 केल्विन बन गया है। अच्छा भाई, अब इसका प्रेशर हमें मालूम करना होगा। प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर आपके पास निकलेगा तो ATM में ही ना, प्रेशर निकलेगा ATM में, एटमॉस्फेरिक में, और इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे आप, एटमॉस्फेरिक से आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक होता है इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा उतना ही पास्कल में होगा, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही चीज़ है। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ही कहते हैं, घुमाने के लिए सवाल पूछा है। अच्छा, वॉल्यूम इसका टेस्ट ट्यूब है तो जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं V का। ठीक है जी, अब हम इसमें लगाएंगे जनरल गैस इक्वेशन, हमारे पास एक कंडीशन पे आई थी, वो क्या आई थी, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से आप ज़रा P2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपके पास, P2 निकलेगा 2.09। मैं करूँगा नहीं, अब आप लोग करिएगा। P2 बराबर है कितना, 2.09 ATM निकलेगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से इतना ही निकलेगा। ठीक है, जब ये निकल आया तो इसको एटमॉस्फेरिक से आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू दी हुई है, तो आंसर इतना ही आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और जितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है उतना ही पास्कल में होता है, तो उसके दोनों आंसर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 2009 का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। कौन से फार्मूले से, P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2 से। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बता दिया आपको, P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2।
चले और थोड़ा बहुत इसमें बता देते हैं, कोई मसला नहीं है, डाटा साथ साथ बता देते हैं कि क्या करना होगा आपको इसमें। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 22 ग्राम गैस को टैंक में स्टोर किया है, तो ये तो हो गया M1 ना। और इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, P1, ठीक है। ये कहते हैं ओवरनाइट द टैंक डेवलप स्लाइट लीकेज एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू, प्रेशर P2 बन जाता है ये, ठीक है, P2 भी निकल आया। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस स्केप, पहले तो आपने निकालना होगा इसमें M2, फिर M2 निकालने के बाद, क्योंकि M2 फाइनल वॉल्यूम में लीक होने के बाद कितना हुआ और लीकेज कितनी हुई, तो ये M1 माइनस M2। अब सवाल ये है कि हमारे पास वॉल्यूम क्या लिया जाएगा यहाँ पे, तो वॉल्यूम हमारे पास जो लेंगे वो V1 बराबर है V2 के, क्योंकि हमारे पास टैंक का वॉल्यूम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको हम V लेंगे और दोनों तरफ से V लेके काट देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। ये देखिएगा, कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। अल्लाह हाफिज़।